भाई राज सेवक इंद्र कुमार सिंह, मैं यूपी प्रयागराज का हूं और आपके हर कदम पर आपका साथी हूं। मेरा नंबर है 8382933587। जो भी युवा मुझसे जुड़ना चाहें मेरे इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। देश महंगाई की चपेट में है, इसी को लेकर सरकार में किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी इंद्रेश कुमार जी। आइए इनसे बात करते हैं। इंद्रेश सिंह जी, आइए इनसे बात करते हैं। पहला सवाल आपसे यही है, देश आज महंगाई की चपेट में है, उसके लिए सरकार क्या क्या कर रही है और सरकार को क्या करना चाहिए, आप इस पर क्या कहेंगे? पहले तो टुडे प्रेस इंडिया के सभी दर्शकों को नमन, अभिनंदन और हार्दिक बधाइयाँ कि आज आप एक ऐसे प्रधानमंत्री के साथ देश को देख रहे हैं जो अब तक देश का सबसे ज़्यादा बदनाम प्रधानमंत्री है। कारण ये है कि अब तक जितने भी प्रधानमंत्री आए उन्होंने देश से गरीबी और बेरोजगारी मिटाने के आंशिक, संक्षिप्त या जैसे भी प्रयास किए, परंतु ये एक ऐसा शख्स प्रधानमंत्री बना जिसने अपने आप को कहा कि मैं तो फ़कीर हूँ दोस्तों, झोला लेके चला जाऊँगा। अर्थात एक झोला छाप फ़कीर हमारे देश का प्रधानमंत्री बना और वो अपने झोले में सब कुछ बटोरता चला गया। इस कदर बटोरा कि हमारे देश की समस्त सरकारी कंपनियों को बेचने के कगार पे ला दिया। अब तक 16 कंपनियां बेच चुका है और ना जाने कितनी और बेच डालेगा। ऐसा प्रधानमंत्री देश में आया जिसने सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों को समाप्त कर दिया। रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियां अभी पूरी तरह से प्राइवेट हो गई। जहां 18,000 रुपये प्रति कर्मचारी ज्वाइनिंग थी, लगभग 90,000 रुपये से उनका रिटायरमेंट होता। आज उसी कार्य के लिए 18,000 रुपये सरकार ठेकेदार को दे रही है और ठेकेदार 6,000 रुपये में श्रमिकों को वहाँ रख रहा है। ऐसे श्रमिक अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, कैसे भरण पोषण करेंगे? मैं मुंबई में ज़्यादा समय देता हूँ। वहाँ एमपी का सीहोर गेहूँ 68 रुपये किलो तक बिकता है। साधारण गेहूँ 32 रुपये किलो तक बिकता है। क्या 6,000 में वो खा पाएगा या बच्चों को पढ़ा पाएगा? एक कूलर कभी खरीद भी पाएगा? उसके पास दैनिक जीवन में जुड़ी एक भी समस्या को समाप्त करने के लिए कभी धन इकट्ठा हो पाएगा? ये हमारे देश के फ़कीर ने कर दिया, फ़कीर प्रधानमंत्री ने। ऐसे फ़कीर प्रधानमंत्री को हमने चुना, ये हमारी बदकिस्मती है। उसमें मैं अपने आप को भी बदकिस्मत मानता हूँ कि इस फ़कीर के बहकावे में आकर मैंने 2 बार वोट कर दिया। अच्छा, एक सवाल और आपसे कि जो ये महंगाई का दौर चल रहा है, इतने बुरे दौर में विपक्ष भी खामोश है, महंगाई पर कुछ बात ही नहीं कर रहा है, तो किस तरीके के मुद्दे को उठाना चाहिए और किस तरीके से, अगर आपको विपक्ष के नेता के तौर पर देखा जाए, तो कहाँ से क्या, कैसे क्या करना चाहिए? पहले तो मैं बताऊं, हमारे देश के विपक्ष के जितने नेता हैं, इन्होंने पूर्व में कुछ ऐसे भ्रष्टाचार किए जिसकी वजह से आज ये दब गए हैं। यदि ऐसा ना किए होते तो शायद आज मुखर रूप से अपनी बात को रख पाते। तो हम अपने देश के युवाओं से आह्वान करते हैं कि राजनीति को जिन लोगों ने बिजनेस बना रखा है, उस बिजनेस का वर्चस्व समाप्त करने के लिए, क्योंकि राजनीति तो केवल सेवा कार्य थी। यदि सेवा के बदले हमें कुछ पारिश्रमिक मिल रहा है तो उस पारिश्रमिक को हासिल करने के लिए आप राजनीति में आओ। आज स्वच्छ राजनीति की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा देश जो कभी समस्त विश्व का नेतृत्व करता था, आज रसातल में जा चुका है। यदि ऐसे ही हालात रहे तो हम जीडीपी ही नहीं, हर स्तर पर विश्व के सबसे निचले दर्जे पर आ जाएंगे और लगभग कई मुद्दों पे आ चुके हैं। आर्थिक आमदनी के मुद्दे पर बांग्लादेश और नेपाल हमसे आगे निकल चुके। ऐसे हालात में देश को बाहर लाने के लिए हम विपक्ष की राजनीति करें, ये हम योग्य नहीं समझते। हमें हमारे युवाओं के साथ सत्ता पक्ष की राजनीति करनी होगी और हम युवाओं से आह्वान करना चाहते हैं कि आज समय आ गया है, अपने आप को एकत्रित करिए, अपनी ऊर्जा को, और आ जाइए मैदान में। समझ लीजिए, आज देश को एक नए स्वाधीनता आंदोलन की आवश्यकता आ गई है। किसान आंदोलन इस आंदोलन का जननी है, जिसमें
आपकी सक्रिय भूमिका को वो देखना चाहता है। हमारा देश 70% किसानों पर डिपेंड करता है। हमारे देश के 70% उद्योग किसानों की उपज पर डिपेंड करते हैं, परंतु किसान बिल ला करके सरकार ने बड़े पूंजीपतियों के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है जो भविष्य में एक एक उपभोक्ताओं के ऊपर वज्रपात जैसा होगा। क्यों? क्योंकि आवश्यक खाद्य अधिनियम वस्तु अधिनियम से इन्होंने स्टॉक लिमिट हटा ली, जिसकी वजह से बड़े व्यापारी दलहन और तिलहन का काला बाजारी करेंगे। और ये कहते हैं एक सवाल और आपसे, बीजेपी सरकार जो इससे मौजूदा समय में सरकार है वो धर्म की राजनीति करती है, मंदिर की राजनीति करती है 370 की। क्या 370 और राम मंदिर बनने से जो युवा आज बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, क्या उनका कुछ भला होगा? युवाओं से अनुरोध है कि धर्म जीवन को राह पे लाने के लिए, नियम संयम बनाने के लिए होता है, ना कि राजनीति के लिए होता है। राजनीति का मुद्दा होता है हमारे आसपास की सुविधाएं, जैसे हमारे युवाओं को रोजगार एवं शिक्षा, हमारे बुजुर्गों को स्वास्थ्य चिकित्सा एवं उनका जीवन यापन, हमारी महिलाओं को सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हमारी छोटे बच्चियों को सुरक्षा एवं गुणवत्तापरक शिक्षा, हमारे नौजवान साथियों को रोजगार युक्त शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, जिसके लिए हम सुबह से शाम तक टैक्स का सरकार को विभिन्न माध्यमों से टैक्स देते हैं। सुबह मंजन करने से लेकर शाम को अंतिम बार या तो टीवी देखना या तो मोबाइल पर वीडियो देखना या कॉल पर बात करते हुए हमारा जो दिन गुजरता है, इसमें हम कम से कम अपरोक्ष रूप से प्रत्येक व्यक्ति न्यूनतम 60 रुपये टैक्स अपने जीवन में प्रतिदिन देता ही है। यदि इस टैक्स को हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करने लायक सरकार नहीं ला पाती तो ऐसी सरकार केवल फकीरों की सरकार हो सकती है, क्योंकि फकीर केवल अपना झोला भरना जानता है। इसी क्रम में हमारे इस फकीर चौकीदार ने 900 5 स्टार बीजेपी कार्यालय खोल दिए हैं भारत के विभिन्न जिलों में। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, लंबा इंटरव्यू हो जा रहा है। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।